नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों पर अपडेट तो देंगे ही, साथ ही इंट्राडे और पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको बेहतरीन कॉल्स और ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। इसके साथ हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे इस शो पर, जो आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज़ लेकर आएंगे। हमारे साथ दिनेश सोमानी, धर्मेश भाटिया और इसी के साथ किशोर नारने भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए हमारे इस कमोडिटी के खास शो पर। लेकिन सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स यानी सोने और चांदी, यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। याद रखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सोने और चांदी में ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 40% की तेज़ी दोनों ही प्रेशियस मेटल्स पर दिखी है। आज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के नतीजे भी निकल कर आ रहे हैं और इसी के साथ ग्लोबली सभी सेंट्रल बैंक्स सोने की खरीदारी भी कर रहे हैं। तो कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स जिसके चलते सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों में तेज़ी दिखी है। लेकिन अब इन लेवल से आपको कौन से पोजीशंस लेने चाहिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम फोकस करेंगे। धर्मेश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, सोने और चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी? ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर दिखी है, लेकिन अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नए पोजीशंस लेने हैं तो सोने और चांदी दोनों पर अपनी रणनीति बताएं। देखिए, अगर आप सोने और चांदी की बात करें तो आज के सत्र में मार्केट में काफी उठापटक स्पेशली ऑन द फॉरेक्स साइड देखने मिल सकता है। अगर आप यूरो और स्टर्लिंग देखें तो काफी अच्छा गोता लगा है दोनों में। डॉलर काफी फर्म हो रहा है। अगर जब डॉलर फर्म होता है तो कमोडिटी मार्केट में आपको प्रेशर देखने मिल रहा है और यही आप देख सक रहे हो कि प्राइस आप देखिए तो लाल निशान में चल रहे हैं। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा और मुनाफा वसूली हो सकती है, स्पेशली चांदी की बात करें, क्योंकि कॉपर, बेस मेटल सारे के सारे काउंटर्स मंदी के रुख में है। तो डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते मार्केट में इतनी गिरावट नहीं आई है जितनी आनी चाहिए, क्योंकि रुपया लाइफ टाइम लो पे आ चुका है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मैं आपने बिकवाली करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि 92,500 से लेके 92,000 तक के लेवल्स आपको छोटी अवधि में देखने मिल सकते हैं चांदी में, बट वहां पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है प्राइस में। रही सोने की बात, तो सोने में अभी भी सुस्ती है, बट अगर आप देखिए फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट में काफी ओवरबॉट पोजीशन है, तो इसमें भी एक छोटी अवधि के लिए मंदी आने की गुंजाइश काफी हाई है और प्राइस यहाँ से 400 से 500 रुपए लुढ़क सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 78,000 के लेवल आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे, फिर वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं, बट जिन्हें लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो मैंने सलाह दूंगा वेट एंड वॉच करने की, क्योंकि आज के सत्र में इलेक्शन का न्यूज में मार्केट में काफी फेरबदल हो सकता है और प्राइस काफी ऊपर नीचे आ सकता है। बट बाइंग साइड में रहना है तो वेट एंड वॉच करें। बट अगर स्पेक्युलेटर है तो यहाँ पे करंट लेवल पे दोनों काउंटर पे आप मंदी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय, मंदी की सलाह नियर टर्म में दी जा रही है। लेकिन दिनेश, आपसे पूछना चाहूँगी, अगर एक कोई मेटल चूज करना हो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो सोने या चांदी दोनों पर आपके लक्ष्य क्या रहेंगे और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कहाँ पर होगा? जी बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर का जो अर्लियर डिफरेंस था, ये करीब करीब 24,000 रुपए का डिफरेंस था, जो घटकर अभी 14,500 हो चुका है। मतलब गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है सिल्वर के मुकाबले। मुझे अब लगता है कि मौजूदा स्तर पर करीब करीब 93,150 के आसपास मुझे लगता है कि सिल्वर में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड मुझे लगता है कि 94,500, 95,200 के लेवल्स हमें इंट्राडे या 2 या 3 दिन के हिसाब से देखने मिल सकता है। और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 92,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। गोल्ड में जितने भी तेजी के फैक्टर थे वो ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन हो चुके हैं और अब सीज फायर होने की भी पूरी पूरी संभावना है। जो वर्ल्ड लेवल पे अराजकता फैली थी वो थोड़ी कुछ ईज हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जितने भी प्रीमियम्स है अब टूटने चाहिए। 78,700, 78,750 के आसपास गोल्ड मुझे लगता है कि पोजिशनल के हिसाब से यहाँ सेल करना चाहिए। 78,200 के लेवल्स डाउनसाइड हमें देखने मिल सकते हैं और 78,950 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। आने वाले समय में बहुत सारे डेटाज है, बहुत सारे न्यूज़ेस है जो पर मार्केट को ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। स्पेशली आज जो यूएस इलेक्शन का रिजल्ट है बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। फिर फेड इंटरेस्ट रेट कट के डिसीजंस है वो भी इंपैक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है वोलेटिलिटी वाला वीक रहेगा। कॉशियस मोड रखना चाहिए, गोल्ड सेल करके चलना चाहिए, सिल्वर बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए।
बिल्कुल, तो ये राय तो हमारे मेहमानों का कहना है कि सोने और चांदी दोनों में गिरावट दिख सकती है। और इस बीच हमारे साथ किशोर भी जुड़ चुके हैं। किशोर, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपको भी लगता है कि थोड़े समय अभी भी सुस्ती रह सकती है सोने और चांदी पर, और अगर जवाब हाँ है तो कितनी सुस्ती नवंबर के महीने में और ज्यादा दिखाई दे सकती है? See, I think basically अगर if रिपब्लिकन्स जीतते हैं यूएस इलेक्शन में, ट्रम्प ट्रेड बोलते हैं कि ट्रम्प बेसिकली इन्फ्लेशनरी है, और डॉलर का भी वीकनेस, ट्रम्प का पॉलिसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर का वीकनेस भी आ सकता है, बिकॉज जनरली ही रन्स अ लार्ज फिस्कल डेफिसिट्स एंड लार्ज मॉनेटरी डेफिसिट्स, सो डेफिसिट ज़्यादा बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में ट्रम्प ट्रेड इज ऑलवेज गुड फॉर गोल्ड, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में आपको जो रिस्क एवर्शन जो है वो थोड़ा सा बैक सीट लेगा। प्रॉब्ली मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स एक पॉजिटिविटी में मोड में आएंगे। सो जब रिस्क मार्केट अगर रिस्क लेने का इसमें है तो प्रॉब्ली गोल्ड का एक सेल ऑफ देख सकते हैं। सो आजकल के लिए आप, आज खास करके लिए थोड़ा बहुत आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं, बट एक्चुअली इससे ज्यादा क्रिटिकल एक है आज का इलेक्शन का न्यूज। कल इससे भी ज्यादा क्रिटिकल होगा कि फेड का इंटरेस्ट रेट कट का अनाउंसमेंट है, उसके साथ चाइना का जो स्टिमुलस मेजर्स का भी अनाउंसमेंट्स है। सो काफी डेटा लोडेड है आज और कल। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अगर रिस्क एवर्स क्लाइंट्स है तो थोड़ा इसको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज आज इंट्राडे के लिए थोड़ा मंदी कर सकते हैं। गोल्ड में 78,300 डाउन साइड पे, सिल्वर में 93,000 तक डाउन साइड पे, बट मैं बहुत बड़ा मंदी नहीं देख रहा हूँ। अगर इन्वेस्टर्स है तो थोड़ा ये जो डिप्स है ना, ये यूज करना चाहिए बाइंग करने के लिए। एंड खास करके अगर रिपब्लिकन का जीत हासिल होता है तो प्रॉब्लली गोल्ड का जो तेजी है, गोल्ड सिल्वर दोनों में तेजी तुरंत वापस आ सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ राय सोने और चांदी पर। इस बीच इस फेस्टिव सीजन में एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखिए, चांदी की बिक्री काफ़ी अच्छी रही दिवाली में। इस समय दिवाली और धनतेरस पर बम्पर मांग रही यहाँ पर। और आंकड़ों की बात करें तो 2 दशक में सबसे ज़्यादा चांदी की मांग अक्टूबर और नवंबर के महीने में इस साल दिखी है। 220 टन चांदी की बिक्री हुई थी इस साल, और पिछले साल के मुकाबले देखें तो करीब 35% की बढ़त दिखी। चांदी की बिक्री तो अच्छी रही, लेकिन सोने की बात करें तो यहाँ पर बिक्री पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा था। 15% कम सोने की बिक्री हुई। याद रखें, प्राइसेस भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, शायद उसका भी इम्पैक्ट दिखा होगा। और 47 टन सोने की बिक्री इस साल हुई, लेकिन चांदी की अच्छी बिक्री थी। सोने की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी इस साल दिखी। दिनेश, आपसे पूछना चाहूंगी, इस साल तो अच्छी बिक्री रही चांदी की। जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो अभी भी है, लेकिन आपको क्या लगता है अगले कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे? यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक है इस हफ्ते, इसी के साथ अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का ट्रिगर तो हट जाएगा, तो अब कौन से बड़े ट्रिगर्स पर हमें हमारी नजर रखनी चाहिए? मुझे लगता है चाइना का स्टिमुलस पैकेज एक काफी बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है, मुझे लगता है ये अगर इंटरेस्ट रेट 25 की जगह अगर 50 होता है तो एक बड़ा इंपैक्ट सिल्वर में हमें देखने मिल सकता है, और चाइना का स्टिमुलस पैकेज सबसे ज्यादा इस पे प्रभावित कर सकता है। धनतेरस की हमने मांग देखी, ये 37% पिछले साल के मुकाबले बढ़कर हुई है। पिछले साल 160 टन की सिल्वर बिकी थी धनतेरस के आसपास, वो इस बार 220 टन बिकी है, जबकि गोल्ड का 15% कम बिक्री हुई है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो गोल्ड के रेट है 10 ग्राम के रेट है और सिल्वर के रेट है 1 किलो के, दोनों भी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सिल्वर की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है और लोगों का आकर्षण सिल्वर के प्रति थोड़ा सा ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि सप्लाई भी थोड़ी सी 1% कम है और डिमांड जो है अत्यधिक है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर ये बेस्ट बेट होने वाले से आने वाले समय के। इस बीच हमारे साथ नितिन केडिया भी जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी अभी मैं सिल्वर की बिक्री के आंकड़ों की बात कर रही थी, और इस दिवाली में काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है सिल्वर की। सालाना आधार पर करीब 40% का ग्रोथ दिखा है, लेकिन आप एसोसिएशन है तो आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन शायद हमें बेहतर बता पाएंगे। बताएं, डिमांड कैसी रही इस तिमाही में, और अगले कुछ महीनों के लिए क्या नज़रिया होगा आपका डिमांड को लेकर? आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, हुई थी, मतलब इट्स ऑलरेडी अनम्यूट। ओके, बता दीजिए, आगे बढ़िए।
इस बार जो धनतेरस वाले दिन हमने सिचुएशन देखी, वो सिचुएशन ऐसी थी कि फोन उठाने में डर लग रहा था कि फिर कोई डिमांड करेगा कि मुझे 10 सिल्वर कॉइन चाहिए या 20 सिल्वर कॉइन चाहिए या हमें सिल्वर का ये आर्टिकल चाहिए, सिल्वर का बार चाहिए। बिकॉज जो सप्लाई थी वो हम लोगों के पास थी नहीं उस समय, और हमने देखा कि शोरूम्स के अंदर जो लाइन लगी हुई थी उसमें 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे का टाइम लग रहा था। उसका एक कारण ये भी था मैम कि एंटिसिपेशन ये था कि इस बार भाव इतने ज्यादा है तो शायद डिमांड निकल के ना आए, लेकिन चूंकि फोमो का एक फैक्टर चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसके तहत लोगों को लगा कि अब सिल्वर जो है वो 1.25 लाख या 1.5 लाख आने वाले टाइम में कभी भी हो जाएगी, जिसके तहत हमने देखा कि जो निवेशक हैं, जो ग्राहक है, वो सिल्वर की तरफ भागे। अगर हम आने वाले समय की बात करें तो इस साल हमारा जो पेरेंटल एसोसिएशन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, वो उसकी रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 48 लाख शादियां जो है वो होने जा रही हैं इस सीजन में। तो हमारा अनुमान है कि लगभग 144 टन गोल्ड की डिमांड एक्स्ट्रा या एडिशनल जो है वो हमको देखने को मिलेगी एज पर द रिपोर्ट फ्रॉम AIJGF। बिल्कुल, तो ये राय, लेकिन इसके अलावा आपसे पूछना चाहती हूँ, इंडस्ट्री ने GST जो लगाया जाता है सोने पर, उस पर भी कटौती की मांग की है। 3% से 1 से 2.5% कटौती की मांग की है। आपको क्या लगता है, क्या जल्द ही इस पर कुछ सोल्यूशन आ सकता है? बिल्कुल मैम, हमने ये डिमांड करी है कि डायमंड और जो गोल्ड सिल्वर के जो GST रेट्स हैं उनको जो है एक लेवल पे लाके कर दिया जाए, क्योंकि डायमंड को एज अ लग्जरी आइटम देखा जाता है और चांदी को जो है वो एक गरीब आदमी के मेटल के तौर पे देखा जाता है। तो हमारी सरकार से हमेशा ये डिमांड रही है, क्योंकि GST डिस्पैरिटी भी हो जाती है जब हम डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी को मिक्स करके बनाते हैं। तो हमारी सरकार से यही डिमांड रही है कि इसको आने वाले समय में जो है दोनों को एक कर दिया जाए, और हमने इसका एक बड़ा डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन भी किया हुआ है मिनिस्ट्री के अंदर। तो हमें उम्मीद है कि आने वाला जो GST का जो काउंसिल मीटिंग है उसमें मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये राय सोने और चांदी पर। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इंडस्ट्रियल मेटल्स और सॉफ्ट कमोडिटीज पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस यहाँ पर नजर डालेंगे। याद रखें, कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी दिखी है। ओपेक प्लस प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले किया गया, जिसके चलते थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी ब्रेंट क्रूड प्राइसेस में दिखी है। WTI क्रूड अब करीब $70 पर बैरल के आसपास है, वही ब्रेंट क्रूड $75 पर बैरल के आसपास। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आपको ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस यहां पर क्या रणनीति बतानी चाहिए, इस पर नजर डाल लेते हैं। दिनेश, आपसे पूछना चाहूंगी, कच्चे तेल पर आपकी क्या राय होगी? क्रूड मुझे लगता है कि इलेक्शन के चलते अभी खासकर डाउन चल रहा था। अब मुझे लगता है कि इलेक्शन के रिजल्ट ऑलमोस्ट आउटकम हो जाएंगे शाम तक के, तो क्रूड में ट्रेंड रिवर्सल के पूरे चांसेस मुझे नजर आते हैं। ये बार बार वोलेटिलिटी कर करके नीचे में 5580 जाता है, ऊपर में 6100-6200 तक जाता है, और डाउनसाइड मुझे लगता है कि आज जो करंट रेट है मौजूदा स्तर पर 5945, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक हमें 6175 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से करीब करीब 200 रुपए का उछाला क्रूड में यहाँ से आ सकता है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 5850 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके मौजूदा करंट रेट पर इसको बाय करना चाहिए। के बाद कच्चे तेल में तेजी आ सकती है, ऐसा मानना है, लेकिन इसी के साथ नेचुरल गैस पर धर्मेश, आपकी क्या राय होगी? और तेल दोनों विपरीत ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप नेचुरल गैस की बात करें तो मार्केट में काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा था कंटिन्यूसली, और काफी प्रेशर में भी था प्राइस। तो 220 से 240 का जो दायरा है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। नवंबर दिसंबर काफी पीक सीजन ठंडी का, पर इसी बावजूद भी मार्केट में तेजी देखने नहीं मिल रही। तो मुझे लगता है कि ये करंट सिनारियो में मार्केट इसी दायरे में ट्रेड रहेगा, बट नो डाउट डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि प्राइस डाउनसाइड में अगर आप देखें तो 210 205 से फिर से पलट के फिर से 240 250 की तरफ बढ़ता है। तो मैं सलाह दूंगा कि अगर मार्केट गिरता है अराउंड 220 के नीचे आता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। 210 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड 240 तक के टारगेट के लिए आप जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो दिसंबर में एक्सपायर होगा उसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। ये रणनीति कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर। इसके अलावा मेटल्स पर फोकस कर लेते हैं। याद रखें, चाइना से कुछ और स्टिमुलस मेजर्स की अनाउंसमेंट की आशंका है। शुक्रवार को सुबह ये अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी एक्शन दिखाई देगा। किशोर, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी आपकी इंडस्ट्रियल मेटल्स पर? एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर, जहां पर आप रणनीति बता सके।
तो आई थिंक फिलहाल के लिए जो इमीडिएट ट्रेड जो है ना वो एक्चुअली पॉजिटिव रहेगा, बट अगेन बिकॉज जो चाइनीज स्टिमुलस मेजर्स अनाउंसमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एंड वो डायरेक्शनली डिसिसिव फैक्टर्स रहेंगे, तो थोड़ा इसमें ट्रेड अवॉइड करना बेटर है। बट अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना ही है तो प्रॉब्ली जिंक थोड़ा सा अगर नीचे आता है 282 के आसपास, मतलब यहाँ से भी एक आध रुपए और नीचे आता है, तो वहां पे मैं एक बार जिंक का बाइंग का सलाह दे सकता हूँ। आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 280 के आसपास, अपसाइड में 285 286 के लिए, बिकॉज फंडामेंटली जिंक अंडरलाइंग तेजी है। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर जो स्टिमुलस मेजर्स आता है तो इसमें एटलीस्ट पावर सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा। बट हालांकि फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए मच सेफर बेट इज जिंक इन द एंटायर बेस मेटल पैक। बिल्कुल, तो ये राय इंडस्ट्रियल मेटल्स पर सबकी नज़र चाइना के गवर्नमेंट पर रहेगी और क्या अनाउंसमेंट निकल कर आता है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसी के साथ सॉफ्ट कमोडिटीज़ पर फोकस करते हैं और इन पर्टिकुलर जीरा, याद रखिए अच्छी रिकवरी निचले स्तर से यहाँ पर दिखी है, 24,200 के पार निकलता हुआ और मंडियों में आवक और बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते यहाँ पर भी तेज़ी दिखी है। दिनेश, आपसे पूछना चाहूँगी, जीरा यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? जीरे में निरंतर बिकवाली का दौर जारी है। बस अगर काफी ज्यादा घट चुका था, नीचे में 23,100 के लेवल्स हमने दिसंबर में देखे हैं, वहां से पुल बैक रिलीफ रैली करके आई है, ऊपर में 24,000 24,400 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि फिर बिकवाली का दौर दोबारा इसमें जारी रह सकता है, क्योंकि सप्लाई जो निरंतर है, बस एक पुल बैक रैली इसमें जो ड्यू है वो इसी कारण हो सकती है कि शायद सोइंग के चांसेस थोड़े बहुत कम हो गुजरात में। अगर गुजरात में सोइंग 20 से 25% कम होती है तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 24,800 ऊपर में दिख सकता है। वहां पर फ्रेश बिकवाली आएगी, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत ज्यादा है और आने वाला समय मुझे लगता है कि फसल के लिए अनुकूल हो सकता है, मौसम अच्छा हो सकता है और इसके चलते फसल अगर दोबारा अच्छी आती है तो इसमें डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रह सकता है। बिल्कुल, तो ये राय जीरा पर, लेकिन किशोर आपसे पूछना चाहती हूँ, धनिया और हल्दी यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? माफ कर दो, हम एग्री कमोडिटीज में ना व्यू रखते हैं ना ट्रैक करते हैं एज ए हाउस। आपसे पूछना चाहूंगी, धनिया और हल्दी क्या राय होगी? हम लोग भी ट्रैक नहीं करते कमोडिटीज में, स्पेशली सॉफ्ट कमोडिटीज हम लोग इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, इंडियन मार्केट में हम लोग व्यू नहीं देते। ठीक है, एक बार फिर से एक बार चाइना के स्टिमुलस मेजर्स पर फोकस कर लेते हैं। याद रखें कुछ अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है। धर्मेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी किस तरह की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है और अगर अनाउंसमेंट्स अच्छे आते हैं तो क्या बड़ा उछाल दिखाई देगा अगले कुछ दिनों में? डेफिनेटली अगर आप देखिए तो जो चाइनीज है मार्केट काफी स्लो डाउन हो चुकी है, नो डाउट मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, स्पेशली ऑन द इक्विटी साइड। कमोडिटी मार्केट भी एकदम फ्लैटिश है, बट इलेक्शन के बाद देखिए मेरे हिसाब से जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तो मार्केट स्टेबल हो जाएगा। किसी को भी वॉर नहीं करना, वॉर से पीछे हट रहे सब और सब चाहते हैं कि इकोनॉमी बूम हो। अगर इकोनॉमी बूम होगी तो दो चीज में ज्यादा बूम होगी, एक है इंडस्ट्रियल मेटल जो है बेस मेटल और दूसरा है कच्चा तेल। तो दोनों सेगमेंट में मुझे लगता है कि काफी अच्छी तेजी आपको आने वाले समय में देखने मिल सकती है। अगर स्टिमुलस पैकेज बड़ा होता है, जिसको लास्ट क्वार्टर जब हुआ था तो आपने देखा कि काफी अच्छी कॉपर ने छलांग लगाई थी, जिंक ने छलांग लगाई थी। सेम यही हो सकता है अगर मार्केट काफी फ्लैट है तो मैं कॉपर की तरफ ज्यादा बेट करूंगा, क्योंकि ये बेस मेटल का किंग कहलाते हैं, डॉक्टर कॉपर कहते हैं इसे। अराउंड 840 820 के इस स्तर में मार्केट कंटिन्यू घूम रहा है। अगर आप देखिए तो लास्ट 6 महीने में इसकी जो ऊंचाई थी वो 900 के ऊपर थी, तो वहां से लुढ़क के ऑलमोस्ट 800 के लेवल पे आके टिका हुआ है। तो जैसे ही स्टिमुलस पैकेज आएगा तो फिर से प्राइस ऑलमोस्ट 880 से 900 के स्तर आपको दिखा सकता है। तो इसमें डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। तो मैं सलाह दूंगा निवेशकों को कि जब तक ये 800 के स्तर के ऊपर टिका हुआ है आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा मार्च कॉन्ट्रैक्ट, आगे के 6 महीने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश करिए, क्योंकि इसमें लंबी अवधि के लिए आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये राय चाइनीज स्टिमुलस मेजर्स पर और उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल मेटल्स पर क्या दिखाई दे सकता है। आगे बढ़ते एक अहम खबर की ओर रुख करते हैं। उड़द के रुकबे में गिरावट से दाल का उत्पादन इस साल घट सकता है। कम रुकबा और अधिक बारिश के कारण उड़द के उत्पादन में करीब 25% की गिरावट दिखाई दे सकती है। इस साल उड़द उत्पादन 10 साल के निचले स्तर पर रहने का अनुमान और रुकबे में गिरावट के साथ साथ बारिश के उड़द की क्वालिटी पर भी असर दिखाई दे सकता है। तो बड़ी खबर जहां पर प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इतना ही सब है हमारे पास इस शो पर। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ कमोडिटी शो पर जुड़ने के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।